हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी इजराइल के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो हम युद्ध पर नहीं जाएंगे और राजनीति पे भी नहीं, लेकिन हम ज्योग्राफी और जियो पॉलिटिक्स जरूर डील करेंगे। तो इजराइल जो है वो पश्चिमी एशिया का एक काफ़ी डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड जो है कंट्री है। ये उन्नत और अत्यधिक विकसित कह सकते हैं, जो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यहाँ के जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स की बात करें तो तटीय मैदान, गलील पर्वतमाला और जॉर्डन रिफ्ट वैली है, जिसमें पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु जो है वो डेड सी जिसको बोलते हैं, मृत सागर, वो भी यहीं पर है। यहाँ का जो रेगिस्तान है, शुष्क नेगेव रेगिस्तान, वो भी इसकी भौगोलिक विशेषताओं में एक और आयाम जोड़ता है। और इजराइल में प्राकृतिक संसाधन जो है वो बहुत कम है। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि ये एक स्टार्टअप राष्ट्र है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी लगातार रहा है और काफ़ी लंबे समय से रहा है। तो इसकी जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री देखनी जो है वो बहुत ही अहम हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 1948 में जो है इजराइल जो है वो एक राष्ट्र बनता है और इसका जो क्षेत्र है, जो आसपास के पूरे रीजन में जो है ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का केंद्र बना हुआ है, जिसमें टेरिटरी और संप्रभुता प्रमुख मुद्दे रहे हैं। मतलब कोई इजराइल को मानता है, कोई इजराइल को मानता ही नहीं है। अगर इसके भू राजनीतिक इतिहास के प्रमुख स्टेप्स देखें, स्टेजेस देखें, तो जो इसकी स्थापना होती है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, फिलिस्तीन का विभाजन होता है 1947 में, और 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन में इजराइल राज्य की घोषणा करता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है और मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक सब मिलकर जो है इजराइल पर आक्रमण करते हैं। इसके बाद इजराइल जो है वो संयुक्त राष्ट्र योजना से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। नकबा जो है युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है 7 लाख फिलिस्तीनी जो है अरब वो अपने घर से विस्थापित हो जाते हैं, और जिसको फिलिस्तीनी जो है नकबा या विनाश की घटना बताते हैं। इसके अलावा फिर 1967 में जो है 6 दिन का युद्ध होता है और ज़्यादा क्षेत्र विस्तार कर देता है। 1967 में इजराइल जो है एक पूर्व खाली जो प्री एम्प्टिव जो इसका प्लान एक हमला होता है, जो मिस्र और जॉर्डन और सीरिया को तीनों को हरा कर जो है ये इजराइल वेस्ट बैंक पर पूर्वी यरूशलेम, गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स सब पर कब्जा कर लेता है। जो भू राजनीतिक प्रभाव है इस युद्ध का, वो इजराइल के सामरिक संतुलन को पूरी तरह से बदल देता है और 1967 के युद्ध के बाद जो है ये एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति बन जाता है। यहाँ पे जो बस्तियाँ, जो सेटलमेंट है, उसके निर्माण और कब्जे वाले क्षेत्रों में सुरक्षा की चिंता जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जो है फिर पीस मेकिंग प्रोसेसेस शुरू होती है, शांति की प्रक्रियाएं, और 1970 से लेकर 2000 में काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है। यहाँ पे योम किप्पुर युद्ध होता है 1973 में, और फिर इजिप्ट और सीरिया जो है अचानक से हमले करते हैं, लेकिन इजराइल जो है करीब टक्कर देता है। फिर कैंप डेविड समझौता होता है 1979 में, जिसमें इजराइल जो है वो मिस्र के साथ शांति संधि करता है और सिनाई पेनिनसुला जो है वो वापस कर देता है, जो एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव है। तो क्यों ज्योग्राफी में जो है वो जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री का जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि इजराइल जो है एक राष्ट्र नए सिरे से 1948 में बनता है, तो इसकी जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री ही जो है इसकी ज्योग्राफी का निर्माण कर रही है। फिर 1993 में जो है ओस्लो समझौता होता है, और यहाँ पे PLO जो है वो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन जो है उसके साथ समझौता होता है, और फिलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना होती है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि द्विराष्ट्र समाधान, जो मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन है, कि इजराइल भी एग्जिस्ट करेगा, पैलेस्टीन भी, और उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म किया जाएगा। फिर जॉर्डन के साथ शांति समझौता होता है 1994 में, और इजराइल जॉर्डन शांति संधि संपन्न होती है। 21वीं सदी में फिर से जो है गाजा, हमास और नए गठबंधन जो है बनने लगते हैं, और 2000 से लेके अभी तक गाजा से वापसी होती है। इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सैनिकों को 2005 में हटा दिया और अपने रेजिडेंट्स को भी एक तरफ हटा लिया। अब जो है फिर एक नया फेज आता है, हमास। 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, जिसके बाद इजराइल और हमास के बीच लगातार कई संघर्ष होते रहे हैं। 2008 में, 2012 में, 2014 में, फिर 2021 और 2023-24 में। अब एक और समझौता होता है इस बीच में, 2020 में अब्राहम समझौता होता है, जिसमें UAE, संयुक्त अरब अमीरात जो है, बहरीन और सूडान, और इसके साथ साथ मोरक्को के साथ इजराइल जो है अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करता है। और फिर इजराइल का जियोपॉलिटिकल सीन एक बार फिर से बदल
बदलता है और अरब के देशों के साथ इसके संबंध थोड़े अच्छे हो जाते हैं। अब हम 2023 की बात करते हैं और 2023 से लेके अभी तक की बात करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को फिर हमास के हमलों के बाद जो है गाजा में चल रही युद्ध जो है वो फिर से जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस लाता है और इस एरिया में रहने वाले लोगों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सुरक्षा की जो मुद्दे हैं वो भी हमेशा बने रहते हैं। इजराइल लगातार पड़ोसी देशों के साथ ईरान समर्थित समूहों और हिजबुल्लाह और हमास से सुरक्षा के खतरों का सामना करता है। जेरूसलम जो है वो एक मुख्य विवाद है क्योंकि जेरूसलम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, धर्मस्थल है ये, और इसलिए हमेशा मुख्य विवाद का भी पार्ट रहता है। जो वेस्ट बैंक है और उसके आसपास जो सेटलमेंट्स है वहाँ पे यहूदियों का विस्तार जो है वो फ़लस्तीन के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। इजराइल की विदेश नीति जो है और सुरक्षा रणनीति वो हमेशा अपनी हस्ती को बचाने में ही लगी रहती है और अरब देशों के साथ अपनी संबंधी स्थिति को मजबूत करने के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसलिए इसका जियोपॉलिटिक्स जो है पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करता है और अभी जो हाल में जो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए हैं उनकी वजह से जो है ग्लोबल मार्केट भी अफेक्टेड हो रहा है। अब अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें, जो इसके पास मौजूदा टेरिटरी है उसके बारे में बात करें तो 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के संगम पर ये स्थित है और इसकी प्लेट टेक्टोनिक जो स्ट्रक्चर है वो मृत सागर डेड सी के ट्रांसफॉर्मेशन फॉल्ट प्रणाली पर स्थित है जो अफ्रीका और अरब के प्लेट्स के बीच की सीमा है और इसकी वजह से यहाँ भूकंप भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर यहाँ लैंडफॉर्म्स की देखें तो 4 मुख्य क्षेत्रों में, जिसमें मैंने बताया तटीय क्षेत्र, मध्य उच्च भूमि जिसको गैलील बोलते हैं और ज्यूद माउंटेन बोलते हैं, यहूदी पहाड़ियाँ और जॉर्डन रिफ्ट वैली, इसके अलावा जो है नेगेव रेगिस्तान है। अगर हम इसकी जलवायु देखते हैं तो तटीय क्षेत्रों में जो है कम्प्लीटली मेडिटेरेनियन, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल होता है और हल्की नम सर्दियाँ होती है। और दक्षिण में जो ये कम्प्लीटली ड्राई है जहाँ पे रेगिस्तान वाला पार्ट है। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इजराइल में जॉर्डन रिवर जो है और गलील सागर जो है वो मीठा पानी देता है, जबकि डेड सी जो है वो अत्यधिक खारा है और ये पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है। प्राकृतिक संसाधन अगर देखें तो इजराइल में प्राकृतिक संसाधन बहुत सीमित है, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ है क्योंकि इसके अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र जो है और डेड सी के अंदर जो है खनिज संसाधन काफ़ी ज़्यादा है, पोटाशियम और मैग्नीशियम। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी हाई टेक्निक वाली है, साइबर सुरक्षा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी इजराइल काफ़ी फेमस है और रक्षा और कृषि पर केंद्रित एक अत्यधिक विकसित मार्केट इकोनॉमी है। यहाँ की जो एग्रीकल्चर है उसमें ड्रिप एग्रीकल्चर चलता है, ड्रिप इरिगेशन चलता है और इसलिए जो डेजर्ट में जो एग्रीकल्चर कहीं पर हो रहा है उसमें इजराइल जो है सबसे ज़्यादा आगे है। लेकिन मोस्टली जो है इजराइल न्यूज़ में रहता है यही कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, अपने राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट्स और आसपास में अपनी टेरिटरी को जो है अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का जो उसका स्ट्रगल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। अगर हम यहाँ के जेंडर डेवलपमेंट को देखें तो इजराइल में काफ़ी ज़्यादा लैंगिक असमानता नहीं है, वहाँ पे लैंगिक समानता की रैंकिंग काफ़ी ऊंची है। जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है उसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स है उसमें भी महिलाएं अच्छा खासा शामिल हो रही हैं। जहाँ तक भारत के साथ संबंध की साझेदारी कहें तो कोल्ड वॉर के बाद जो है भारत के साथ जो है काफ़ी पॉजिटिव इसका रिलेशन हो गया है और डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी बढ़िया हो गए हैं। इजराइल जो है भारत को प्रमुख रक्षा आपूर्ति करता है और भारत इजराइल की जो कृषि परियोजना है IIAP उसमें भी दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करता है। वित्त वर्ष 2022-23 का अगर देखें तो भारत और इजराइल के बीच में लगभग 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस हुआ है, जिससे भारत जो है इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है एशिया में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।